नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे परिवार एवं आपसी संबंध यानी पर्यावरण जो ईवीएस कहलाता है हम लोगों का रीट परीक्षा में जो हमें एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है। तो देखते हैं अध्याय 1 परिवार एवं आपसी संबंध। तो परिवार की विभिन्न विशेष परिभाषाएं क्या हैं तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। परिवार की विभिन्न परिभाषाएं। परिवार का अर्थ और परिभाषा। परिवार अंग्रेजी शब्द के फैमिला हिंदी फैमिला का हिंदी रूपांतर है जिसका उद्गम लैटिन शब्द के फैमिला से हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो भी अंग्रेजी शब्द के फैमिला का हिंदी रूपांतर परिवार है। और देखते हैं समाज। परिवार के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। समाजशास्त्री में परिवार की अवधारणा विशिष्ट है। विशिष्ट और सुनिश्चित और समिति का सीमित अर्थ लगाया जाता है। परिवार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो जो परिवार है, तो जो विद्वान हैं और जो विभिन्न विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से परिवार को परिभाषित किया हुआ है। देखते हैं कुछ परिभाषा निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर परिवार का सही अर्थ जानने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं, पहला है मैकाइवर। और मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित एवं संबंध द्वारा परिवार एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो परिवार एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन, जो बच्चे जब जब जन्म लेते हैं उनके लालन से लेकर पालन तक की व्यवस्था करता है, वह परिवार है। आपने परिवार आपने आपने परिभाषा में 3 लक्षण बताए हुए हैं। इन जो मैकाइवर और पेज ने है इनने परिवार के 3 लक्षण बताए हुए हैं। पहला लक्षण देखते हैं, परिवार यौन संबंध पर आधारित समूह है। बच्चों का जन्म तथा बच्चों का पालन पोषण परिवार इन लक्षणों के अतिरिक्त और बहुत कुछ है, जैसे आवास, उत्तरदायित्व, स्नेह, कर्तव्य आदि। तो परिवार के अतिरिक्त और भी लक्षण हैं, जैसे आवास यानी घर, उत्तरदायित्व यानी उनका जिम्मेदारी, और स्नेह यानी उनका प्यार और उनका कर्तव्य, सब परिवार में शामिल है। देखते हैं नीचे। परिवार एक ऐसा समूह है। परिवार एक ऐसा समूह है। सभी ने परिवार को एक ऐसा समूह बताया है, लेकिन परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं। और परिवार एक ऐसा सदस्य जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संबंध मान्यता प्राप्त होते हैं। परिवार के सदस्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह, रक्त और गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। जो परिवार होता है विवाह और रक्त और गोद यानी जो आपसी संबंध होते हैं उनसे संबंधित रहते हैं। परिवार यानी जो विवाह, रक्त और गोद संबंध होना सब कुछ नहीं है, यानी विवाह और रक्त गोद सब कुछ होना ये संबंध नहीं है। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। तो उनका समाज के प्रतिमानों जैसे जनरीति, प्रथा, संस्था, कानून, धर्म आदि के द्वारा मान्य होना आवश्यक है। तो संबंध वो है जो इन सभी के द्वारा लागू हो, इन सभी के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त हो। देखते हैं दूसरा, विवाह संबंध। परिवार में पति पत्नी के संबंध विवाह द्वारा स्थापित होते हैं। मुरडॉक ने लिखा है कि अगर स्त्री पुरुष के साथ साथ रहते हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है लेकिन उनके संतान पैदा हो जाती है तो समाज ऐसी संतान को अवैध संतान मानता है, जिसे अपने जीव किए पिता की संपत्ति तथा अन्य बातों में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए परिवार का निर्माण विवाह संस्था द्वारा होना आवश्यक है। तो समझ सकते हैं कि जो परिवार यानी जो शादीशुदा नहीं हुए हैं और उनके बच्चे अगर उत्पन्न हो गए उनको नाजायज़ औलाद माना जाता है, और ऐसे को समाज स्वीकार नहीं करता है और उन्हें परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। चलते हैं रक्त संबंध की ओर। तो देखते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध परिवार में अनेक रक्त संबंधी होते हैं, परंतु इन रक्त संबंधियों का संबंध द्वारा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है। अब जैसे कई रक्त संबंध हैं, जैसे किसी की शादी हो गई और उनके बच्चों में यानी कि उनकी शादी हो गई और बच्चे अलग अलग कहीं और रह रहे हैं, तो उनमें जो रक्त संबंध है वो रक्त संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, अति आवश्यक है। जैसे अवैध संतान रक्त संबंधी होते हुए भी सामाजिक या कानूनी दृष्टि से संबंधी नहीं होते हैं। जैसे पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, भाई बहन, बहन और भाई, ये सब रक्त संबंधी होते हैं। चलते हैं ऊपर की ओर। देखते हैं बहन रक्त संबंधी एकाकी परिवार में मिलते हैं तथा ये प्राथमिक संबंधी कहलाते हैं।
एकाकी परिवार क्या है? एकाकी परिवार में पति पत्नी ही केवल एक ऐसे वैवाहिक संबंधी हैं जो प्राथमिक संबंधी कहलाते हैं। बाकी सब प्राथमिक संबंधी रक्त संबंधी हैं। उपयुक्त वर्णित मैकाइवर और पेज ने कहा था, आर्गन तथा निमोफ, कालुएयर, थॉमस दुबे, मर्डॉक और लूसी मेयर की परिभाषाएं एकाकी परिवार की परिभाषाएं हैं। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो एकाकी परिवार की परिभाषा है, जिनमें केवल पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं। एकाकी परिवार में पत्नी और उनके पति और उनकी अविवाहित संतानें होती हैं, जिसे परिवार में द्वितीय संबंधी भी होते हैं। वे संयुक्त परिवार कहलाते हैं। देखते हैं अब गोद संबंधी। तो समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे गोद संबंध के बारे में। तो समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था होती है जब किसी दंपत्ति के कोई संतान पैदा नहीं होती है, तो वह किसी अन्य दंपत्ति के संतान अपने समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों के अनुसार उसे गोद ले लेते हैं। गोद दस्तूर पूरा होने पर संतान के अपने जैविक माता पिता से सामाजिक और कानूनी संबंध समाप्त हो जाते हैं और जिस दंपत्ति ने संतान गोद ली है उनसे उसके सारे कानूनी, सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, नैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो समझ सकते हैं, जैसे किसी की संतान पैदा नहीं हो रही है तो वह बच्चों को गोद लेते हैं अनाथ आश्रम में जाके या फिर कहीं से भी, तो उनको पूरी समाज में जो रीति रिवाज होते हैं उनके द्वारा उनको उनकी संतान माना जाता है और उन्हें उस बच्चे को स्वीकार किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार सामान्य विशेषताएं। पहला है, परिवार की विशेषताओं को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो देखते हैं, पहला भाग है पति और पत्नी का संबंध। पति और पत्नी का संबंध समाज स्वीकृत से विवाह के पश्चात स्थापित होता है और आजीवन इसे निर्वाहित करने की अपेक्षा दी जाती है। तो पत्नी और जो पति का संबंध होता है उसे समाज द्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है और इसे आजीवन यानी जिंदगी भर, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक उनकी अपेक्षा की जाती है। देखते हैं दूसरा, विवाह का कोई ना कोई स्वरूप, यानी कि प्रत्येक समाज में परिवार में कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत पति और पत्नी के संबंध निर्वाहित होते हैं। यद्यपि पूर्व में कुछ जनजातियों में इसका स्वरूप बहुविवाह एवं समूह विवाह के रूप में भी हुआ करता था। तो समझ सकते हैं, विवाह यानी प्रत्येक समाज में परिवार के कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत पति और पत्नी के संबंध निर्वाहित होते हैं। यद्यपि पूर्व में कुछ जनजातियों में इसका स्वरूप बहुविवाह यानी अनेक विवाह एवं एक समूह विवाह के रूप में भी हुआ करता था। देखते हैं वंश परंपरा या नामकरण, ये विवाह के अंतर्गत क्या आता है, देख सकते हैं। तो वंश परंपरा या नामकरण, प्रत्येक परिवार में उत्पन्न होने वाली संतानों का नामकरण माता के वंश के आधार पर या पिता के वंश के आधार पर और कभी कभी माता पिता के वंश के साथ स्थान के आधार पर भी किया जाता है। तो समझ सकते हैं आप लोग। बच्चे की उत्पत्ति, पालन पोषण और आर्थिक सहायता, प्रत्येक परिवार अपने वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति करता है, उनका पोषण करता है और कुछ ना कुछ ऐसे आर्थिक व्यवस्था करता है जिससे परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हों। यानी कि बच्चे जब उत्पन्न होते हैं तो उनके पालन पोषण के लिए उनका परिवार उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में लग जाता है। तो देखते हैं सामान्य निवास। सामान्य निवास का अर्थ है कि परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहें और उनका खाना एक ही रसोई में हो, वह सामान्य निवास हो, जिसे हम संयुक्त परिवार भी बोल सकते हैं। जैसे अगर एक भी परिवार है और उनमें उन लोगों का हिस्सा निर्धारित नहीं हुआ है और वो एक ही छत में रहे यानी एक ही घर में रह रहे हैं और उनका जो रसोई है, जो उनका खाना पीना बन रहा है वो एक साथ बन रहा है, वह सामान्य निवास कहलाता है। चलते हैं नीचे की ओर, तो देखते हैं परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। परिवार का एक स्वरूप चाहे जो भी, उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं एक दूसरे से सामाजिक। देखते हैं, पहला है सार्वभौमिकता। तो परिवार का संगठन सार्वभौम ही परिवार प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वह समाज सामाजिक विकास की किसी भी अवस्था में हो। अभिप्राय यह है कि परिवार अतीत काल में भी था, वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी रहेगा। सीमित आकार, अपनी की दिशा के कारण परिवार सीमित आकार का होता है। परिवार का सदस्य वही हो सकता है जिसने या तो परिवार में जन्म लिया है या परिवार में विवाह किया है। हम दो हमारे दो एक ही की विचारधारा के कारण आधुनिक युग के परिवार में रक्त समूह से पृथक हो गया है और केवल पति पत्नी और बच्चे से मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। तो समझ सकते हैं सीमित आकार, यानी
जिसमें बच्चे ने अगर घर में जन्म लिया है तो वह परिवार का सदस्य कहलाएगा, वह सीमित आकार में रहेगा। अगर रक्त समूह पृथक पृथक हो गया तो केवल पति पत्नी बच्चे से मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। देखते हैं नीचे, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार सामाजिक संगठन की प्रारंभिक और केंद्रीय इकाई है और संपूर्ण सामाजिक ढांचा परिवार पर आधारित है। जैसे केंद्र इकाई यानी समाज परिवार की केंद्रीय इकाई है, और यह जो परिवार है पूरा सामाजिक ढांचा पर आधारित रहता है। कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, उपजाति, जाति, समुदाय में समाज बनता है। सरल तथा छोटे समाज में संपूर्ण सामाजिक संरचना परिवार का इकाइयों में निहित होती है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि जो परिवार होते हैं उसी से मिलकर वंश बनता है, उसी से मिलकर गोत्र बनता है, उसी से हमको जाति मिलती है, उसी से समुदाय बनता है और उसी से समाज बनता है। देखते हैं चौथा, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व। परिवारों के सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार के किसी भी छोटे अथवा बड़े कार्य को निजी हित के रूप में नहीं वरन अपना कर्तव्य समझकर अपनी क्षमता से भी अधिक प्रयत्न द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। यद्यपि परिवार में श्रम विभाजन होता है। सदस्यों का असीमित यानी कि जब परिवार अलग अलग हो जाता है, वह अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेता है, तो वह अपने परिवार में हिस्सा मांगता है और अपना रसोई, अपना घर, अपना मकान, अपना रूम सब अलग कर लेता है। वह सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व होता है। देखते हैं पांचवा, सामाजिक नियमन। परिवार की केंद्रीय होने और संपूर्ण सामाजिक ढांचा परिवार पर आधारित होने के कारण परिवार समाज नियम के व्यवस्थित रूप देने में आधारभूत होते हैं और परिवार पारंपरिक संबंधों, शिष्टाचार, रीतियों, प्रथाओं, कर्तव्यबोध आदि द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण रखकर परिवार सामाजिक जीवन को नियमित करता है यानी नियमित बनाता है। तो समझ सकते हैं सामाजिक नियमन समाज परिवार के लिए बहुत जरूरी है और समाज के द्वारा ही परिवार का आधार यानी जो स्वरूप है वो बना हुआ है। परिवार के प्रकार, आज हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। तो देखते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के कुछ प्रमुख निम्नानुसार हैं। जैसे परिवार की प्रकृति के आधार पर परिवर्तन प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय या एकाकी परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। यानी परिवार दो प्रकार का होता है, यानी पहला केंद्रीय या एकाकी परिवार या दूसरा संयुक्त परिवार। कहते हैं दूसरा केंद्रीय या एकाकी परिवार। इस प्रकार का परिवार पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को लेकर बनता है। वर्तमान में भारतीय समाज में इस प्रकार के परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप भी देख सकते हैं कि हमारे समाज में पति पत्नी नहीं है लेकिन शादी उनकी हुई नहीं है लेकिन उनके बच्चे हैं और वो दूसरी समाज से भी संबंध रखते हैं। तो ऐसे परिवार को केंद्रीय या एकाकी परिवार भी बोल सकते हैं। संयुक्त परिवार, जब दो या दो से अधिक पीढ़ी के विवाहित सदस्य एक साथ रहते हैं अथवा या तीन से तीन अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। यानी संयुक्त परिवार क्या है, जिसमें सभी लोग एक ही घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो वो एक संयुक्त परिवार कहलाता है। जैसा कि एस सी दुबे का मत है, जब कई मूल परिवार एक साथ रहते हों, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों तो उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जाता है। परिवार के विवाह के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक विवाही परिवार, दूसरा बहुविवाही परिवार, तीसरा समूह विवाही परिवार। एक विवाही परिवार से तात्पर्य है जब कोई स्त्री अथवा पुरुष एक समय में एक पुरुष अथवा एक स्त्री से विवाह करते हैं अथवा पति पत्नी की मृत्यु के बाद वे चाहें तो दूसरा विवाह कर सकते हैं, वह एक विवाही परिवार कहलाता है। देखते हैं बहुविवाही परिवार में जब कोई पुरुष या एक स्त्री एक समय में एक से अधिक स्त्री या पुरुष से विवाह है तो उसे बहुविवाह कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, बहुविवाही और परिवार और बहुपत्नी परिवार। देखते हैं बहुपति परिवार। तो इसमें है कि बहुपति विवाह परिवार, जब एक स्त्री एक समय से एक अधिक पति होते हैं उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। बहुपति परिवार में निम्न दो प्रकार का होता है, भातृ बहुपति विवाही और अभ्रात बहुपति विवाही परिवार। तो समझ सकते हैं जब एक स्त्री कई पति रखते हैं तो उसे बहुपति विवाह परिवार कहते हैं। बहुपति विवाही परिवार, जब कई भाई मिलकर एक समय एक स्त्री के पति होते हैं, बहुविवाही पति कहलाते हैं। नौवां बहुपति विवाही परिवार, इस प्रकार के परिवार में पत्नियों के बीच निकट संबंध नहीं होता है। पत्नी थोड़े थोड़े समय के लिए
सभी पत्नियों के यहाँ जाकर रहती है, वह बहुपति विवाही परिवार कहलाता है। बहुपत्नी विवाही परिवार, जब एक पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक पत्नी होती हैं तो परिवार को बहुपत्नी परिवार कहते हैं। जब किसी पुरुष के कई पत्नी होती हैं उसे बहुपत्नी परिवार कहते हैं। देखते हैं समूह विवाही परिवार। एक परिवार का वह स्वरूप जिसमें पुरुषों का एक समूह स्थानों के एक समूह विवाह करता है और प्रत्येक पुरुष उस समूह की प्रत्येक स्त्री के साथ संबंध रखता है, उसे कहते हैं समूह विवाही परिवार। जब एक पुरुष का स्त्री के साथ संबंध रखता है तो उसे हम समूह विवाही परिवार कहते हैं। देखते हैं निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर परिवार निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला, पितृस्थानीय परिवार। विवाह के बाद जब स्त्री अपने पति के घर जाकर रहती है तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। यानी जो पितृस्थानीय परिवार उसे कहते हैं जो विवाह के बाद स्त्री अपने घर में जाकर रहती है उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे मातृस्थानीय परिवार। विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है ऐसा परिवार मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। यानी विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी के घर में रहता है, समझ रहे हो, तो ऐसा परिवार मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। तीसरा, मातुल्य स्थानीय परिवार। विवाह के बाद जब पति की माँ के भाई के अर्थात पति के मामा के यहाँ जाकर रहती है तो उसे मातुल्य स्थानीय परिवार कहते हैं। ऐसा परिवार जिसमें जब पति की माँ के भाई अर्थात पति के मामा के यहाँ जाकर रहते हैं तो उसे मातुल्य स्थानीय परिवार कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट लाएंगे और आप लोगों को अच्छी बखूबी से समझाएंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। धन्यवाद।